हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम सुपरविज़न वीडियो कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की। तो हम फटाफट से इस वीडियो को करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि विद इन 10 मिनट्स हम सारे के सारे टॉपिक्स की कवरेज कर लें और फटाफट से उसकी रिवीजन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट डन वर्क इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. Management is an art of getting work done through others with formal organized groups. तो मैनेजमेंट का मतलब मेनली ये होता है कि जब हम किसी और पर्सन से अच्छे से काम कराते हैं, उसे अच्छे से गाइडलाइंस देके, उसे डायरेक्ट करके, तो उसका मतलब मैनेजर होता है. तो यूजुअली मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज. जैसे कि मैनेजर होता है वो मैनेज करता है, वो मैनेजमेंट होती है. आगे देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता कि कॉस्ट कितनी भी हुई हो. बट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए. तो इसके लिए मेन कंसिडरेशन टाइम होती है और एफिशिएंसी के लिए कॉस्ट होती है. आगे फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के. मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि जो हम एट लास्ट जो भी हम सारा काम करते हैं गोल को अचीव करने के लिए ही करते हैं. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि हमें हर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जब भी हमें मैनेजमेंट की नीड होएगी. और कोई भी कंट्री है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, हर जगह हमारे को मैनेजमेंट की नीड होती है. चाहे पर्सन का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग जरूर हो सकता है. आगे मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. हमें काम की भी मैनेजमेंट करनी होती है कि हम काम किस हिसाब से करेंगे. लोगों की भी, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें किस हिसाब से उनको मैनेज करके रखेंगे. कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर हमें 10 टीचर्स कॉमर्स के लिए चाहिए, 10 टीचर्स क्या कहते हैं आर्ट स्ट्रीम के लिए चाहिए. अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 20 की 20 टीचर्स को हम कॉमर्स स्ट्रीम के लिए दे दें, तो वो तो मिसमैनेजमेंट हो गई ना. तो ऐसे ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की हमें काम भी हिसाब से करना होता है. तो इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आ गया. मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार मैनेज कर लिया और काम हो गया. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग से ही हम दोबारा शुरू कर देते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. अब एक पर्सन तो सारा काम मैनेज नहीं कर सकता. जैसे परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ये सारा एक पर्सन तो नहीं कर सकता. बहुत सारे पर्सन को मिलकर काम करना होगा. तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर. डायनामिक क्यों है? क्योंकि हमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर्स या फिर जो भी हमारी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते हैं. जैसे कि मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था कि डोमिनोज है, वो जो पिज़्ज़ाज मैन्युफैक्चर करता है उसका फ्लेवर इन इंडिया इज़ डिफरेंट एंड इन फॉरेन कंट्रीज इज़ डिफरेंट. क्योंकि एज़ पर कि जो लोग जिस हिसाब का खाना खाते हैं वो उस हिसाब से उसके अंदर मसाले वगैरह का इस्तेमाल करता है. मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं कि एक जगह मैनेजमेंट हो रही है, हम उसे देख नहीं सकते. अगर आप देखेंगे कि आपके स्कूल के अंदर लेक्चर्स अच्छे से लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ मैनेजमेंट है. आप उसे फील कर पा रहे हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते. और अगर मिसमैनेजमेंट आप कब कहेंगे कि आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं आ रहा. तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी. मैनेजमेंट वो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सर्वाइवल. हर बिजनेस चाहता है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे. अगर आपने कोई शॉप ओपन करी है तो आप ये तो नहीं है कि आप 2 दिन में उसे बंद कर दोगे. टू यू वांट सर्वाइवल. उसके बाद है प्रॉफिट. अब आपने कोई शॉप ओपन करी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जन सेवा के लिए उस शॉप को ओपन करके बैठ गए होंगे. प्रॉफिट तो आपको चाहिएगा और ग्रोथ भी आप मांगोगे कि आपकी दुकान जो है उसको ज़्यादा लोग जाने, उस पर ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, तो उसकी ग्रोथ भी हो. आगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आ गया कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना लोगों को, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना करना, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो पोल्यूशन ना क्रिएट करें, और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को कंट्रीब्यूट करना. उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड. उसके अंदर आगे उनको अच्छा फाइनेंस, उनको सोशल नीड्स उनकी पूरी करना, उनको हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स देना. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? वो गोल अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जब हम सारा काम एक हिसाब से करेंगे तो हमारा गोल ऑब्वियसली बात है अच्छे से अचीव हो जाएगा. अगला है एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, क्योंकि हम
सारा काम बहुत अच्छे से करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज की। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, हम कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए आगे तैयार हो जाते हैं। मैनेजमेंट हेल्पिंग गिविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के भी प्रमोशन, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब एक प्रोडक्ट अच्छा बनाया जाएगा, वो एक अच्छे प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी और उसे पब्लिक को वो प्रोवाइड कराएगी, तो उससे क्या होगा कि अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, उनको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उससे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अगली बार आगे आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट के साइंस के साथ क्या है। सबसे पहले कंपैरिजन हम करेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या साइंस के पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ जी है। प्रिंसिपल्स हैं हमारी मैनेजमेंट के पास भी? हाँ जी प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट? यस प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। यस प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। आगे यूनिवर्सल वैलिडिटी है? हाँ जी, साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अगर आप इंडिया में हो, आप कनाडा में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप अमेरिका में हो, प्रिंसिपल सेम रहेंगे। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो अप्लाइड साइंस है और इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि सारे के सारे इन पॉइंट्स के ऊपर वो खरी नहीं उतर पा रही है। आगे हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो देखते हैं, आर्ट्स के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज। क्या हमारे पास थॉटिकल नॉलेज है? हाँ जी है। हमारे पास भी मैनेजमेंट की बुक्स हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होती हैं, हमें नॉलेज है। उसके बाद है पर्सनल एप्लीकेशन। क्या हम जैसे हम ड्राइंग वगैरह या कोई भी आर्ट कला करते हैं तो हम अपने हिसाब से करते हैं, क्या मैनेजमेंट को भी अपने हिसाब से कर सकते हैं? हाँ जी, मैनेजर अपने हिसाब से सारा काम करता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ जी, एवरी मैनेजर डिज़ायर टू बिकम अ कंप्लीट एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। तो वो सारा का सारा काम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से ही बन सकता है। तो the above analysis is clearly established that management possess all the characteristics of arts and that's why it is accepted as art। तो मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, बट साइंस में वो सिर्फ अप्लाइड साइंस है, क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल्स पे करा नहीं, सारे पॉइंट्स पे करा नहीं उतर पाता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे प्रोफेशन से। सबसे पहला आ जाता है क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ जी, हमारे पास भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमारे पास IIMs हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव एंट्री। क्या हमारे में रिस्ट्रिक्टिव एंट्री है? नहीं, हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में कोई भी पर्सन इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वालिफिकेशन मैनेजर बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ जी, जैसे कि प्रोफेशन के अंदर बार काउंसिल, ICAI वगैरह होते हैं, वैसे ही हमारे पास भी IA MA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट हमारे लिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन एसेंशियल नहीं है, तो दैट्स वाई ये पॉइंट पे भी हम नहीं उतर पाए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स, हाँ जी, हमारे प्रोफेशन में एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर कुछ लिखे हुए एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट नहीं होते। आगे हम देखते हैं सर्विस मोटिव। यस, सर्विस मोटिव प्रोफेशन में होता है, बट हमारी मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा सर्विस मोटिव नहीं होता जितना कि प्रोफेशन में होता है। हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो इन्फेंसी की स्टेज में है, अभी वो बचपन की स्टेज में है, वो स्लोली डेवलप कर रही है प्रोफेशन में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे के सारे आते हैं। इनका काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, पॉलिसीज़ बनाना, एक्टिविटीज़ देखना कि कौन कौन सा काम करना है, रिसोर्सेज अवेलेबल कराना कि सारी मशीनरीज हों सबके पास, कंट्रोल करना कि काम अच्छे से हो, उनको देखना, काम वगैरह, फाइनेंस प्रोवाइड कराना। आगे हमारी मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बताई हैं उनको आगे सबको बताना, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, ड्यूटीज़ उनको मोटिवेट करना, उनके लिए कॉर्पोरेशन क्रिएट रखना। आगे हमारी जो लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका होगा जो सुपरवाइजर्स आते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं इसके अंदर, तो उनका काम क्या होगा, जो एक्चुअली वर्कफोर्स है वो अच्छे से काम कर रही है उसको देखना, उनसे बातचीत करना, अच्छे से ये इंश्योर करना कि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, मिनिमम वेस्टेज करें वो। आगे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। आगे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि
सॉरी प्लानिंग यहाँ पे है वो, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग बिफोर गोइंग अहेड, कि कुछ काम करने से पहले ही सारा कुछ प्लान कर लेना, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो प्लान करते हैं, फिर देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की नीड है, फिर हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, फिर उसमें से बेस्ट तरीका चूज़ करना, फिर इस बहुत सारे तरीकों को देखना कि कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, फिर बेस्ट तरीके को चूज़ करना, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना और फिर आगे का काम करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट करना। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है कि हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सा काम करना है और उस काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, परचेज सेल डिपार्टमेंट्स बनाना स्टूडेंट्स, उसके बाद ड्यूटीज असाइन करना कि परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करेगी, सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम करेगी, उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्टाफिंग के अंदर क्या आता है कि हमने लोगों को एम्प्लॉय करना है, कि हमें हमारे ऑफिस के अंदर स्टाफ्स रखने हैं, तो स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि हमने पोस्ट को फिल करना है। ये स्टाफिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल वीडियो में बताया था। सबसे पहले आता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट देखना, फिर हमने देखना कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, फिर हमने 100 में से 10 लोग जो चाहिए वो सिलेक्ट करना, फिर उन्हें बताना कि आपकी जॉब लग गई है, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, फिर उनको देखना कि उनका काम कैसा है, अगर उनका काम अच्छा है तो उन्हें प्रमोशन देना और उनको सैलरीज एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। डायरेक्टिंग के अंदर स्टूडेंट्स हमारे आते हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो सुपरविजन का मतलब होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके काम के ऊपर नज़र रखना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने विचारों को दूसरे पर्सन को बताना इस हिसाब से कि वो उन्हें समझ सके। लीडरशिप का मतलब होता है दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना कि जैसे लीडर कह रहा है वो काम वैसे करे। मोटिवेशन का मतलब होता है दूसरे पर्सन को एक्साइट करना कि जो वो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल रिजल्ट, डिज़ायर रिजल्ट के कितना पास है, इन सब चीज़ों को देखना। तो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। इन सारे के सारे प्रोसेसेस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जाना स्टूडेंट्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से विद इन 15 मिनट्स हम सारी की सारी रिवीजन कर लें यूनिट 1 की, और ऐसे ही मैं आपको हर एक यूनिट की सुपर रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि आप लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले वो 15 मिनट्स की पूरे 12 यूनिट्स की रिवीजन वीडियो लगा के जाना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। बच्चों, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना, हार्मोनी एस्टैब्लिश करना कि अगर सारे लोग मिलकर काम करें। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स, कि सारे लोग मिलकर काम करें। यूनिटी ऑफ एक्शन, कि यूनिटी ऑफ एक्शन को एस्टैब्लिश करना कि परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, आगे आ गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अगर एक कोई डिसीजन लेने के लिए सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट मिलकर काम कर लेगी और आगे वो काम नहीं करेगी तो कोऑर्डिनेशन तो काम सही से नहीं हो पाएगा। तो हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कोई क्रिकेट टीम भी है, कोई भी है, अगर आप देखते हैं कोई भी मैचेस चल रहे होते हैं तो सारी टीम को मिलकर काम करना पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन सही से, कोई भी प्लेयर ढंग से काम नहीं करेगा तो काम सही से नहीं हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल मैनेजर्स की होती है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स देखते हैं। डेलिब्रेट फंक्शन है। आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन की, हमारे को प्लानिंग करते हुए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग करते हुए क्यों नीड होती है। तो वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ थिंकिंग ऑफ द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को भी जो भी डिसीजन लेने होते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को दिमाग में रखकर लेने होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करते हुए भी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट के लिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। स्टाफिंग करते हुए कोऑर्डिनेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि हमें अच्छे एक्सपीरियंस पीपल्स चाहिए होते हैं जिनको जो अच्छे से काम कर सके, और हमें पता होना चाहिए कि कितने पर्सन्स की हमें नीड है। डायरेक्टिंग के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, मैनेजर गिव्स ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन। वाई? While giving order instruction to subordinates has to keep in mind the efforts by the other people. He should take all the efforts to avoid adverse effect, कि जब हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं हम इस हिसाब से करें कि उसको ऐसा ना लगे कि हम उसको गलत तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, वो उससे नेगेटिव वे में ना ले जाए। तो उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है। कंट्रोल करते हुए भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन है या मटेरियल है, वो अच्छे से काम करें। आगे है कोऑर्डिनेशन की हमें हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नीड होती है स्टूडेंट्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी होती है और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट भी होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो ऑल द पॉलिसीज बनाए कि अच्छे से। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट रखती है टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ, यहाँ और यहाँ में कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स जो हैं
कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर, उनको अपने जो नीचे उनके फर्स्ट लाइन में जो मेन वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं उनके साथ बना के रखना होता है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम में, तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग काम होते हैं जो कि हमें अलग अलग काम करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, दैट्स वाई भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन, अच्छे से काम करने के लिए कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, टोटल वर्क है हमारा अच्छे से हो सके, हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकें, दैट्स वाई भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। एंड दैट इज़ इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, क्योंकि सारे के सारा जो काम है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स वाई भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। तो दिस इज़ द यूनिट 1। तो मैंने आपको फटाफट से इसको सारा चैप्टर को ब्रीफ में बता दिया है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि उन सबको भी नॉलेज मिल सके, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।